और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, एक अहम हफ्ता बरकरार है, कोरोना की चिंता है और एक और जो संकेत है जिसके बारे में मैं और अनिल जी अभी बात करेंगे। पर उससे पहले जो आज के लिए बाजार के बड़े ट्रिगर्स हैं वो क्या हैं? बिल्कुल, तो बड़े ट्रिगर्स में अगर आप देखें दीप, तो साफ तौर पर संकेत जो आते दिख रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से, वो हमारे लिए बेहद काम के और अमेरिकी बाजारों में उम्मीद से कहीं बेहतर तेजी होती हुई नजर आई है, जो कि भारतीय बाजारों के लिए बहुत ही काम की है। अच्छे खासे ग्लोबल मार्केट्स मजबूती के साथ बंद हुए हैं, पहली चीज। दूसरा ये कि आज एक एमएसएमई को लेकर बड़ा राहत पैकेज आने की जो बात कही जा रही है, वो शायद इस हफ्ते आने की पूरी संभावना बनती दिख रही है, उस पर नजर आएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की आज बैठक है और ये बैठक है मुख्यमंत्रियों के साथ, जिसमें लॉकडाउन को धीमे धीमे हटाने पर विचार किया जाएगा। ये एक और बड़ी चीज है। दाव की मजबूती की हम बात ही कर सकते हैं। और कोरोना को लेकर जो हमारे यहाँ के संकेत हैं वो अभी भी थोड़े से खराब ही हैं, क्योंकि अभी भी जो तादाद है मरने वालों की वो बढ़ती ही जा रही है और 2200 के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो वहां पर अभी भी कोई रिलीफ नहीं है, लेकिन बाकी संकेत बेहतर हैं, चाहे वो घरेलू फ्रंट पर हो या फिर आप विदेशी मार्केट से संकेत देखें, तो संकेत थोड़े से बेहतर है। बिल्कुल अनिल जी, संकेत तो थोड़े से बेहतर जरूर है। और पिछले 3-4 दिनों से अगर देखें, आप पिछले हफ्ते को देखें तो अमेरिकी बाजारों में भी साप्ताहिक बढ़त देखने को मिली 3 हफ्तों के बाद। तेल में साप्ताहिक बढ़त दिखी है। आंकड़े थोड़े फिर भी अभी खराब हैं जहां तक जॉब्स का सवाल है अनिल जी, पर ग्लोबल मार्केट्स में तेजी का माहौल है। पर अनिल जी, जो आज डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए बड़ी बातें होने वाली हैं, सबसे पहले उसी पर बात करते हैं। अब संकेत आ रहे हैं कि इस हफ्ते राहत पैकेज पर फाइनली कुछ घोषणा हो सकती है। तो सर, जानना चाहेंगे, जी बिजनेस के पास भी इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आ रही हैं कि कितना बड़ा ये पैकेज रह सकता है, किसके लिए ये पैकेज रहेगा, कुछ डिटेल्स जो इसके बारे में होंगी, कहां पर राहत आ सकती है इस पैकेज की वजह से। सर देखिए दीप, पिछले महीने 1.5 महीने से लगातार ये बातें चल रही कि किसी न किसी तरह के राहत पैकेज की घोषणा सरकार कर सकती है, इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट देने के लिए, पटरी पर लाने के लिए। और इसमें कई सारी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, कई सारे सेक्टर्स हो सकते हैं जिन्हें राहत दी जाएगी। और अलग अलग अंदाजा 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए तक के राहत पैकेज का अंदाजा अलग अलग लोग लगा रहे थे। लेकिन अब आपको याद होगा, शुक्रवार को बाजार बंद होते होते ही हमने ये खबर कही भी थी कि एमएसएमई को लेकर राहत पैकेज आ रहा है। तो पहली चीज तो ये कि जो राहत पैकेज आने की उम्मीद इस हफ्ते की जा रही है, वो संभावना है कि शायद बुधवार की कैबिनेट की बैठक में उसे मंजूरी मिले। शायद इस पर वित्त मंत्रालय पूरी तरह से काम कर चुका है, फाइनल इसे रूपरेखा दे चुका है। लेकिन ध्यान रहे, ये राहत पैकेज सिर्फ और सिर्फ एसएमई और एमएसएमई को लेकर होगा, न कि पूरी इंडस्ट्री को लेकर, न कि ढेर सारे सेक्टर्स को लेकर। सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि रियल एस्टेट के लिए ये दिया जा रहा है या फिर ऑटो के लिए ये दिया जा रहा है या किसी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए ये दिया जा रहा है। होगा ये जो छोटे और मझोले उद्योग हैं उनको राहत कैसे मिले, इस पर विचार किया जाएगा। और स्पेशली उनको वर्किंग कैपिटल लोन से रिलेटेड राहत हो या फिर उनको एडिशनल लोन चाहिए उससे रिलेटेड राहत हो, इस पर कहीं किसी न किसी तरह की बात की जाएगी। तो पॉइंट नंबर 1, ये चीज ध्यान में रखें कि सेक्टर स्पेसिफिक राहत पैकेज आने की संभावना कम है। पॉइंट नंबर 2, बड़े कॉर्पोरेट्स को, बड़ी कंपनियों को राहत मिलेगी, इसकी संभावना भी बहुत कम है। और पॉइंट नंबर 3, जो कुछ राहत पैकेज होगा वो राहत पैकेज के बजाय इस तरह का पैकेज होगा जिसमें छोटे और मझोले उद्योगों को लिक्विडिटी मिले, लोन मिले, पैसा मिले, न कि कर में छूट मिले। देखिए, दोनों में फर्क है। एक आप टैक्स में छूट देते हैं कि चलिए ठीक है, आपको इतने टाइम तक टैक्स नहीं देना है, या किसी और तरह की छूट देते हैं, वो नहीं है। ये बेसिकली इसे राहत पैकेज को इस तरह से देखिए कि सिस्टम में पैसे की अगर कमी है तो वो पैसा मुहैया करवाने की बात की जाएगी। अब इसमें 2 इश्यू है। ये पैसा आप किस तरह से एसएमई और एमएसएमई तक पहुंचाते हैं। आमतौर पर ये पहुंचाने की जिम्मेदारी बैंक्स की होती है, और उसमें भी सरकारी बैंक्स ज्यादा, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स को आप कितना ही कहें वो अपना दिमाग लगाते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, एक लिमिट से ज्यादा सरकार की सुनते और मानते नहीं है। करेक्ट। तो ऐसे में सरकारी बैंक कितना पैसा पहुंचाएंगे, कितना देंगे, स्पेशली एक तरफ सपोज मैं एक एसएमई हूं और मेरी कोई लोन की किस्त ड्यू है, तो बैंक मुझे कहेगा कि भाई मुझे लोन की किस्त आप भरो, आपका टाइम हो गया है। मैं कहूंगा भाई लॉकडाउन है, मुश्किल है मामला, ये वो, और मुझे तो वापस बिजनेस शुरू करना, तो आप मुझसे मुझे और लोन चाहिए ताकि मैं अपना बिजनेस संभाल सकूं। बैंक कहेगा नहीं, आपने जो लिया उसकी किस्त दीजिए, और मैं कहूंगा नहीं मुझे और लोन दीजिए। तो ये बैंक और एसएमई के बीच की जो कश्मकश है, इसको दूर करने के लिए सरकार ये लोन देने की एक कवायद कर सकती है। अब बड़ी चीज ये है कि क्या बैंक्स लोन देंगे,
क्या बैंक सरकार की जो नीयत है उसे वास्तविकता में पालन करेंगे? ये तभी हो पाएगा जब सरकार एक अलग विंडो बनाए और ये कहे कि इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान जब हम इस एमएसएमई पैकेज का ऐलान कर रहे हैं, इस पैकेज में जो कुछ भी लोन आप देंगे वो लोन गारंटीड है सरकार की तरफ से या सरकार की बैकिंग है। अगर सिर्फ बैंकों को करना है तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होने वाला है, क्योंकि बैंक्स तो आप कितना ही कह दें, अगर आप कहेंगे तो लिप सर्विस के मामले में ज्यादा से ज्यादा सैंक्शन करके रख देंगे, लेकिन बांटेंगे नहीं, डिसबर्स नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर वाकई में सरकार ये चाहती है कि एसएमई और एमएसएमई तक क्रेडिट पहुंचे, उन तक पैसा पहुंचे, तो फिर सरकार को कुछ और उपाय इस तरह का सोचना पड़ेगा कि बैंक वाकई में पैसा दे। और बैंक पैसा तभी देंगे जब बैंक्स को ये लगेगा कि हमारा पैसा सुरक्षित है, वापस आएगा। अगर उन्हें जरा भी डाउट है तो इस समय कोई बैंक रिस्क लेगा नहीं। तो ये किस तरह से पैकेज बन के आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये किस तरह का पैकेज बन के आता है, किसके लिए बड़ी राहत रहती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सर, दो चीजें यहां से, जिस तरह की आप कमेंट्री दे रहे हैं, क्या ऐसा मानना जरूरी है कि ये बड़े सेक्टर्स के लिए ज्यादा राहत नहीं आ सकती, ये सिर्फ एक छोटी इंडस्ट्री या फिर अनऑर्गेनाइज या फिर एमएसएमई सेक्टर के लिए ज्यादा फोकस रहेगा? और दूसरी बड़ी बात सर जो उठकर आती है कि भारत एक फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ में रहा है अब तक, क्या अब थोड़ा फिस्कल पे स्ट्रेस आ सकता है, सरकार एडिशनल बोरोइंग करेगी, किस तरह की बोरोइंग हो सकती है, किस तरह की फंडिंग हो सकती है इस पैकेज के लिए, और उसका फिर जो आर्थिक स्थिति है उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? पहली बात तो 3.5 लाख करोड़ का पैकेज अगर लोन के तौर पर एसएमईज और एमएसएमई को देना है तो ये हमारी कैपेसिटी नहीं है इतने बड़े पैकेज की। बात भली हो रही हो, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इसे पैकेज कम माने, इसे लिक्विडिटी देने का एक तरीका ज्यादा माने। पैकेज में उससे मानता हूं जिसमें आप सीधे सीधे तौर पर टैक्स में राहत देते हैं या फिर किसी और तरीके से आप बड़ी, मतलब क्या कहना चाहिए कि जिसे एक पॉलिसी मैटर के तौर पर आप बड़ी सहूलियत देते हैं। यहां पर आप सिर्फ पैसा मुहैया करा रहे हैं, तो इसे एक राहत पैकेज कह सकते हैं। लेकिन स्टिमुलस पैकेज जो होता है ना, जिससे मतलब जोश आता है, एक राहत और जोश में फर्क समझ रहे हैं हम। राहत मतलब ये कि भाई ठीक है, मैं किसी बीमारी से बड़ा परेशान हूं और उसमें मुझे थोड़ी सी रिलीफ मिल गई, और एक ये मैं भला चंगा हूं या बीमारी से परेशान भी, लेकिन आपने मुझे ऐसा बूस्टर डोज दिया कि मैं खड़े होकर भागने लगा हूं। तो ये स्टिमुलस पैकेज नहीं है, ये फर्क समझिए। ये सिर्फ राहत पैकेज है कि आप बड़े परेशान में हैं तो परेशानी की वजह से थोड़ा पैसा मैं आपको आपके बैंक अकाउंट में डाल दूं जिससे आप अपना बिजनेस ठीक ठाक से कर लें। तो अब उसमें क्या 3.5 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ इतनी कैपेसिटी सरकार के पास है कि वो इतना पैकेज दे पाए? मेरा कहना है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार को पैसा बैंक से ही दिलवाना है। दिक्कत यही है कि बैंक से दिलवाने में बैंक कितनी सुनेंगे और कितनी करेंगे, ये सरकार को देखना है। सरकार को बैंक से करवाना पड़ेगा, बस सिंपल चीज है। पॉइंट नंबर 1। अब दूसरी चीज जो आपने बात कही कि क्या हमारी कैपेसिटी है इतने बड़े राहत पैकेज की, तो उसका जवाब है ना। वो इसलिए जी, देखिए इस लॉकडाउन में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो काफी पैसे वाले हैं और इस लॉकडाउन में अपने शौक पूरे कर रहे हैं। कोई कुछ गाना बजाना सीख रहा है, कोई लिखना पढ़ना सीख रहा है, किसी तरह से कोई खाना बनाना सीख रहा है, कोई अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं। वो लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। दूसरी तरफ मीडियम क्लास लोग हैं या जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके लिए चैलेंज है कि भाई हम हमारी ईएमआईज कैसे भरें, बच्चों की स्कूल की फीस कैसे भरी जाएगी, आगे हम घर का किराया कैसे दें, खर्चे कैसे चलाएं। और जो एकदम लोअर क्लास के लोग हैं उन्हें रोज पेट भरने की तकलीफ है। अब आप सिंपल चीज है, देखिए हिंदुस्तान और हमारी इकोनॉमी एक मिडिल क्लास इकोनॉमी समझ लीजिए, ठीक है। तो हम हैंड टू माउथ है, जब तक जितना काम करते रहेंगे हमारा घर चलता रहेगा आराम से, हमें पता है, कोई टेंशन नहीं कि ठीक है हर महीने हम सैलरी आ रही है, हम घर चला रहे हैं, या हर महीने मेरा ये बिजनेस है, इतनी कमाई होती है। हम अमेरिका की तरह वो टॉप क्लास वाले लोग नहीं है कि लंबे टाइम तक अगर नहीं भी चला तो हम उसको एंजॉय करेंगे कि चलिए ठीक है, बड़ी मुश्किल से ऐसा समय आया है, कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। ये अमेरिका कर सकता है, उनके पास पैसा है, $1200 वो हर अकाउंट में डाल सकते हैं, जरूरत पड़े तो उसे और बढ़ा भी सकते हैं। लंबे समय तक अगर उनकी इकोनॉमी रह भी जाए लॉकडाउन में तो शायद एक बार उनका काम चल जाए, डॉलर प्रिंट भी करेंगे तब भी डॉलर कमजोर नहीं होगा। हमारे यहाँ समस्या दूसरी है, अगर हमने 12 महीने से 3 या 4 महीने कमाए ही नहीं है तो आप ये समझिए, अगर एक मिडिल क्लास आदमी साल में 3-4 महीने ना कमाए और उसको बोले कि 8 महीने की कमाई से ही आपको पूरा साल चलाना है और अगले 8 महीने की कमाई उतनी नहीं होगी
जितनी पिछले साल हुई थी उसकी 50% रह सकती है, 75% रह सकती है, पता नहीं कितनी होगी। तो आप सोचिए उस मिडिल क्लास आदमी की फैमिली की क्या सिचुएशन होगी। सिमिलर सिचुएशन हमारी है हिंदुस्तान की। हम मिडिल क्लास इकोनॉमी है, हम एकदम टॉप क्लास मतलब पैसे वाली इकोनॉमी नहीं है। हमारी लिमिटेशंस है तो है, उसमें क्या है। तो हमें अपनी लिमिटेशंस में काम करना है। अब वही वो लिमिटेशंस में अब दो चीजें हैं। जब आप है ना जीडीपी ग्रोथ देखते हैं तो जीडीपी ग्रोथ देखते हैं, और जब आप देखते हैं कि मेरा फिस्कल डेफिसिट कितना है, तो फिस्कल डेफिसिट आप दो चीज पर देखते हैं, आपकी कमाई कितनी हो रही है, खर्चा कितना हो रहा है। फर्ज करें आपने कमाई का आंकड़ा 2,25,000 करोड़ का लिया और आपने ये सोचा कि चलो इतनी मेरी कमाई होगी। अब वो कमाई ही आपकी कम से कम 20 से 25% कम हो रही है, और उसके ऊपर आपका नेट बोरोइंग प्रोग्राम अगर 4.5 लाख करोड़ से बढ़ रहा है, यानी कि सरकार 12 लाख करोड़ तक बोरोइंग ले जा रही है, कम कमाई पे ज्यादा बोरोइंग, तो आप 3.5% के जो पिछले साल के फिस्कल डेफिसिट पर है, वो अगर फिस्कल डेफिसिट सीधा 10 से 15% हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपका डेनोमीटर कम हो रहा है, करेक्ट, और उसके ऊपर आपकी जो है बोरोइंग बढ़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी मैथमेटिक्स बिगड़ सकती है, सरकार पे इंटरेस्ट का बिल बड़ा आ सकता है और करेंसी आपकी वीक हो सकती है, और ऐसी सिचुएशन में आपका रुपया 78-80 की रेंज में चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इस वक्त सरकार की प्राथमिकता यह है कि फिस्कल डेफिसिट को देखने के बजाय यह है कि किसी न किसी तरह से लोगों को संभाले, इकोनॉमी को संभाले। 2-3 साल में जब ट्रैक पर आएंगे हम वापस से, तब हम फिस्कल डेफिसिट को 5% और उसके नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो लिमिटेशंस में काम करना है, और शायद यही एक बड़ी वजह कि अब धीरे धीरे आपको, मुझे और हिंदुस्तान के सारे लोगों को कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। इस सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। लाइफ लॉन्ग लॉकडाउन नहीं रह सकता, भले ही लॉकडाउन सॉल्यूशन हो, लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं रह सकता, क्योंकि आपको दो चीज डिसाइड करनी है कि आपको किस चीज से ज्यादा नुकसान होना है। सब कुछ बंद होने से अगर लोग भूख से मरते हैं और दूसरी वजह से मरते हैं तो वो चलेगा, या कोरोना से मरते हैं तो वो चलेगा, बात दोनों ही तरफ है। तो ऐसी सिचुएशन में जब 2 महीने लॉकडाउन करके आप और हम सीख चुके हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखकर इस कोरोना को से बचा जा सकता है, किस तरह से हमें एहतियात रखना है, तो हर चीज सरकार तो नहीं करेगी ना, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। तो पॉइंट सिंपल है, लॉकडाउन खोलना ही पड़ेगा, धीमे धीमे खोलना पड़ेगा, और लॉकडाउन कितना सफल होगा और उसके बाद कोरोना ना फैले, इसकी जिम्मेदारी सरकार से ज्यादा आप पर और हम पर है, क्योंकि हम जिंदगी भर घर में नहीं बैठ सकते हैं, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, वही सॉल्यूशन है। लाइफ ऐसे ही चलेगी, 5-15 दिन, महीना आप एंजॉय कर सकते हैं, बहुत सो सकते हैं, बहुत खा सकते हैं, बहुत एक्सरसाइज कर लें, बहुत कुकिंग कर लें, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में आपको बाहर निकल कर ये काम करना पड़ेगा, और अब हमें उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। और उम्मीद करें कि 17 तारीख के बाद लॉकडाउन ना बढ़े, बल्कि रिलैक्सेशन खुलते हुए दिखे। इस रिलैक्सेशन वाले पीरियड में हम सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के दिए हुए नियमों का पालन करते हुए इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने की कोशिश करें, क्योंकि लंबे समय तक अगर बंद रहेंगे तो इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत ज्यादा होंगे जो हम झेल नहीं सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सिचुएशन टफ है आगे चलते हुए, चाहे वो आप सैलरीड आदमी हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे छोटे उद्योगपति या एसएमई हो, या बड़े कॉर्पोरेट्स हो, सबके लिए मुश्किल समय रहेगा। और इस मुश्किल समय से निपटने का एक ही तरीका है, एक, हम कोरोना को संभालें, दूसरा, हम दम लगाकर मेहनत करके इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने की कोशिश करें। अगर मैं 8 घंटे काम कर रहा हूं तो क्या मैं 10 या 12 घंटे काम कर सकता हूं? अगर जैसे परसों में शनिवार को मैं बात कर रहा था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उन्होंने श्रम कानूनों में वहां पर बदलाव किया। मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने श्रम कानूनों में बदलाव किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई मजदूर चाहे और अगर उनकी कंपनी चाहे तो वो 8 के बजाय 12 घंटे तक उससे काम कराए, उसको ओवर टाइम दे दे। ये तरीका है कि आप इकोनॉमी को ट्रैक पर फिर से ला सकते हैं। तो इस तरह के कुछ इनोवेटिव बदलाव हमें सोचने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। लेकिन तब तक एक चीज क्लियर है, आपने रिपोर्ट भी पढ़ी होगी न्योमुरा की, जिसने -5.1 या 5.2% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान वित्त वर्ष 2021 के लिए लगाया। -5%, हम +5% से -5% जा रहे हैं। ऐसे में हमारी बैलेंस शीट पर बड़ा दबाव है और फिस्कल आंकड़े बहुत कमजोर हो सकते हैं। बहुत बड़े पैकेज की उम्मीद ना करें, और ये पैकेज आने पर मेरे ख्याल से मार्केट कहीं कहीं वहां पर टॉप बनाता हुआ दिखेगा। पैकेज आने के बाद शायद बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वैसा पैकेज होगा जो आप और हम चाहते हैं। चाहना अलग चीज है, उम्मीद करना अलग चीज है। वास्तविक सिचुएशन धरातल पर कुछ और है, सरकार की लिमिटेशंस है। उन लिमिटेशंस में सरकार बेस्ट करेगी, ये आप मानकर चलिए, लेकिन अल्टीमेटली हर चीज आप सरकार की तरफ देखें, ये हो नहीं सकता। ऐसे में हम सबको मिलकर
न सिर्फ कोरोना से लड़ना है बल्कि देश को वापस पटरी पर लाना है। बिल्कुल अनिल जी, और बड़ा फोकस रहने वाला है इस पर। तो देखते हैं किस तरह का राहत पैकेज आता है। मिड वीक हमें शायद इस पर कुछ संकेत मिल जाए, उसकी भी बातचीत जारी रहेगी। सर, एक छोटी सी बात कोरोना को करके और फिर आज के सेटअप की बात करेंगे। कोरोना को जो डेटा आ रहा है सर, अब थोड़ा मिला जुला हो गया। अब दिन बर दिन आप मेरे पे ये आरोप नहीं लगा सकते कि मैं रोज आपको खराब डेटा दे रहा हूं। इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, बट हल्का सा इंप्रूवमेंट हुआ है। अमेरिका में जो नए केसेस हैं, कल सिर्फ 20-22 हजार नए केसेस सामने आए, जो डेली एवरेज से कम है। हालांकि हमने पिछले 2 हफ्तों में देखा है जो वीकेंड के केसेस आते हैं वो यूजुअली थोड़े कम होते हैं। तो इसको हम ट्रेंड तभी बताएंगे जब आने वाले 3-4 दिनों में ये कंफर्म होगा। पर एक चीज हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो इटली के नए मामले हैं वो कम हो गए हैं। 2 महीनों के बाद पहली बार इटली में 1000 से कम नए मामले सामने आए, तो ये एक अच्छा संकेत रहा है। यूके में आप कह रहे हैं कि वैसे तो 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, पर आज से ही काफी सारे क्षेत्रों में ढील भी दे दी गई है और कुछ लोगों को तो अब अनुमति भी है कि वो काम पर वापस जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल रहे हैं। भारत में कल से ट्रेन से शुरू हो जाएंगी, थोड़ी कम ट्रेनें। अब ऐसे भी संकेत आ रहे हैं कि शायद फ्लाइट्स पर भी ऐसा मूवमेंट हो सके। पर सर, जो कंसर्न्स हैं वो तो अभी भी हैं, क्योंकि भारत में हमने देखा कि पिछले 3 दिनों में, जब शुक्रवार को मैं और आप बात कर रहे थे, तब से अब तक 14,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कल सिर्फ 4,300 नए मामले सामने आए, 111 लोगों की मौत हो गई, 2,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 67,000 मामले हैं भारत में। तो भारत में काफी तेजी से फैल रहा है। और अगर आप यूएस की बात करें तो वैसे नए मामले में गिरावट आई है। न्यूयॉर्क में नए हॉस्पिटलाइजेशन रेट में गिरावट आई है, राज्यों में लॉकडाउन खोला है। पर उनकी जितनी भी टॉप लीडरशिप है कोरोना वायरस को लेकर, सबके सब इस समय क्वारंटीन में है। जो इस समय कोरोना वायरस टास्क फोर्स के इंचार्ज हैं, वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस, उनकी जो प्रेस सेक्रेटरी हैं वो कोरोना से प्रभावित है। उनके जो प्रेस सेक्रेटरी के हस्बैंड हैं वो ऑलरेडी एक सीनियर व्हाइट हाउस एडवाइजर हैं, तो वो खतरे में हैं। ट्रम्प साहब के जो एक सहायक हैं वो प्रभावित हैं। जो इनके मेन डॉक्टर हैं कोरोना वायरस के इंचार्ज के, एंथनी फाउची, वो, साथ ही यूएसएफडीए के डायरेक्टर, साथ ही सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर। सो जितने भी प्रमुख एजेंसीज हैं कोरोना वायरस की लड़ाई में, उन सबके डायरेक्टर्स इस समय क्वारंटीन में हैं। माइक पेंस को कहा गया है कि आप आइसोलेट करिए, हालांकि अब इस समय कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो आइसोलेट करेंगे या नहीं। तो कहीं ना कहीं जो थोड़ी अच्छी खबर आई थी कि नए मामलों में हल्की सी गिरावट आई है, वहां पर आप देख रहे हैं कि व्हाइट हाउस में इस समय कोरोना वायरस फैल रहा है। और भारत में तो चिंताएं अभी भी बढ़ रही हैं। 4,000 से ज्यादा नए केसेस आए, बल्कि अगर आप पिछले 3 दिनों का एवरेज देखें तो लगभग 5,000 पर आ रहा है। बिल्कुल, ये बात सही है कि जिन लोगों को कोरोना से लड़ना है वही मुश्किल में इस वक्त दिख रहे हैं अमेरिका में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मजे की बात देखिए कि दुनिया भर में कोई ऐसा देश बचा नहीं जहां पर टॉप लीडर्स को इस तरह की दिक्कतें ना हुई हों। सिर्फ एक चीन को छोड़ दीजिए जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई। एक मुझे लगता है चीन ही ऐसा देश होगा दीप की जहां पर कहीं कोई बड़ा लीडर ऐसा कोरोना से प्रभावित ना हुआ। बाकी लगभग चाहे वो ब्रिटेन देख लें, अब अमेरिका की बातें हो रही है, बाकी कई सारे देश, ईरान वगैरह में, जहां पर बड़े बड़े नेताओं पर ये होता हुआ दिखा है। पॉइंट सिंपल है कि दूसरा ये जो आप आंकड़े थोड़ी सी राहत वाले बता रहे हैं, आमतौर पर मैंने ये नोटिस किया कि सोमवार को शायद आंकड़े थोड़े से कम दिखते हैं और उसका कारण ये हो सकता है कि वीकेंड पर आंकड़ों का कलेक्शन हो सकता है थोड़ा कम होता हो, या पता नहीं क्या ट्रेंड है। और उसके बाद अचानक से आप मंगलवार बुधवार को आंकड़े फिर से वही बैक टू ट्रैक पुराने वाले आंकड़े आते हुए देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार ऐसा ना हो आंकड़े, लेकिन कहीं कोई कोरोना को लेकर अभी तक कोई बड़ी रिलीफ वाली बात दिख नहीं रही है। ये आंकड़े आपके कंट्रोल में आते हुए दिखे। और सबसे बड़ी चीज ये दीप की, अब जब हम लॉकडाउन धीमे धीमे खोलेंगे, चाहे हमसे मतलब मेरा है कि चाहे हम खोलें, चाहे अमेरिका खोले, दुनिया भर के सारे देश खोले, उसके बाद अगर आंकड़े बड़े तेजी से बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा और तब फिर लोगों का रिएक्शन क्या होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर, ये बड़ी चिंता की बात है। तो पॉइंट सिंपल है कि आगे आने वाला समय थोड़ा टफ है। अब ये अलग बात है कि मार्केट्स का रिएक्शन और सिचुएशन टफ होना दोनों में बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि अगर आप इस वक्त है ना आगे 6 महीने 12 महीने बाद इकोनॉमी की क्या तस्वीर होने वाली है, दुनिया की क्या तस्वीर होने वाली है, और उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि 9,500 10,000 निफ्टी किस बात का है भाई, क्यों इतना ऊपर होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ लिक्विडिटी है जो सिस्टम में है, पैसा है जिसे इन्वेस्ट होना है, और जब सारे लोगों का मूड, ज्यादातर लोगों का मूड खराब हो और जब सबको ये पता हो कि इकोनॉमी खराब होने, अब इसमें नई बात तो है नहीं कि आपको मुझे ही पता है कि इकोनॉमी खराब हो जाएगी, किसको नहीं पता है कि इकोनॉमी खराब होगी, लेकिन उसके बावजूद अगर लिक्विडिटी है तो हो सकता है
एक बार ऐसा जरूर होगा कि जितने लोग शायद खराब सोच रहे हैं, मंदी में है, उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो, उनकी माइंडसेट चेंज हो कि नहीं नहीं भाई तेजी में आना जरूरी है, उसके बाद बाजार करेक्ट हो। तो बात वही है कि वो कहते हैं ना कि मार्केट कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू रिमेन सॉल्वेंट, यानी कि मार्केट जरूरी नहीं कि आप जैसा सोचे जैसा सही हो वैसे ही चले, और वो ज्यादा लंबे समय तक वैसा रह सकते हैं जब तक कि आप का पैसा खत्म न हो जाए। तो आप मार्केट से स्ट्रांग नहीं हो सकते, बड़े नहीं हो सकते, तो हमें हम्बल होकर रहना होगा मार्केट के सामने। तो जब तक मार्केट दिखा रहा है तेजी, आप तेजी में रहिए, ठीक है, लेकिन ये चीज समझ लीजिए कि एक तरफ लिक्विडिटी है, दूसरी तरफ फंडामेंटल्स है। इस वक्त फोकस लिक्विडिटी पर ज्यादा है मार्केट का, फंडामेंटल्स पर कम। जब फंडामेंटल्स पर लौटेगा तब वापस से आप एग्रेसिव होकर नीचे की तरफ भी मार्केट को आते हुए देखेंगे, और जब तक ऐसा नहीं है तब तक बाजार टिके हुए ऊपर जाने को तैयार है। ठीक है, तो तब तक फिर देखते हैं बाजार का एक्शन कैसे रहता है। पर हाँ, कहीं ना कहीं जैसे अनिल जी हमें लगभग अब डेली बता रहे हैं कि उम्मीद और हकीकत में आपको डिफरेंस दिख रहा है, और इसलिए मार्केट्स का मूड तो वैसे तेजी का ही है। तो सर फिर मूड की बात करें, ग्लोबल क्यूज तो काफी पॉजिटिव रखे हैं, आज के सेटअप में भी आपने ग्लोबल पॉजिटिव रखा है, पर जो बाकी संकेत आ रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं? देखिए, ग्लोबल संकेत चूंकि एक कोरोना को छोड़ दें तो बाकी सब तरह से अच्छे संकेत आते दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स भी मजबूत है, अमेरिका में तेजी काफी बेहतर हुई, हालांकि शुक्रवार को जब हम बंद हुए तब अमेरिका में तेजी का अंदाजा था ही। घरेलू फंड्स और एफआईज के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, घरेलू फंड्स नेगेटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट और ट्रेंड भी आज के लिए न्यूट्रल है। ये आपके संकेत है। दीप, मैं आपको रेंज बताता हूँ और ये भी बता दूं कि शुक्रवार को जो मैंने रेंज दी थी उस रेंज में आज की रेंज में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, कमोबेश उसी के आसपास की रेंज निकल कर आ रही है। निफ्टी 9125 9200 मजबूत सपोर्ट जोन है, ऊपरी स्तर पर 9375 9500 हायर रेंज है। बैंक निफ्टी 18950 19250 मजबूत सपोर्ट जोन है, और 19700 से 20000 ये ऊपरी रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। बैंक निफ्टी के केस में एक चीज कहना चाहता हूं दीप, के जितना बड़ा पैकेज होगा उतना बैंक्स और फाइनेंशियल पर आगे चलते हुए दबाव भी दिखेगा। तो मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियल पैकेज की उम्मीद में भी अगर आपको कहीं एक जगह बाद में सावधानी रखनी है तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स हैं। बैंक्स फाइनेंशियल, और चूंकि अगर बड़ा पैकेज होगा, फिजिकल डेफिसिट आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में करेंसी कमजोर होगी, ब्याज दरों पर दबाव रहेगा। तो मेरा ये पॉइंट सिंपल है कि बैंक्स और एनबीएफसी अभी भी वो दो स्पेस है जहां पर आपको बेहद सावधानी रखनी है। पैसा लगाना है और कमाना है तो ये दो जगह छोड़कर, हो सकता है आपको कई बार ऐसा कई सारे बैंक ऐसे हैं दिन में 10-10, 15-20% बढ़ते हुए दिखेंगे और आपको ये लगेगा अरे ये तो हमने मिस कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली जब गिरते हैं तब गिरने में भी यही आगे रहते हैं। ये ज्यादा रिस्की है, आप अपने रिस्क एपेटाइट को समझकर ही बैंक्स में और बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, स्पेशली तेजी की तरफ। पॉइंट नंबर 1। अब आइए जो ऊपरी रेंज है 18,950 19,250, ये बैंक निफ्टी की छोटी नीचे की रेंज है, 19,700 20,000 ये ऊपरी रेंज है। अब आज के लिए जो दिन की रेंज निकल कर आती है 9,200 9,300 निफ्टी की दिन की रेंज है, उससे तो काफी ऊपर खुल रहे हैं। इनफैक्ट आप मीडियम रेंज के आसपास ही खुल रहे हैं, 9,175 9,375, और यही रेंज आपकी शुक्रवार की भी थी और आपने 9,380 के आसपास का हाई जहां खुले वहीं बनते हुए देखा था। 9,100 9,500 ये 400 पॉइंट की रेंज, बड़ी वाली रेंज निफ्टी की निकल कर आती है। बैंक निफ्टी के लिए दिन की रेंज 19,300 19,750 छोटी रेंज है, 19,200 से 19,850 और 19,000 से 20,050 ये आपकी आज की बड़ी रेंज रहेगी दीप। ओके, तो लगभग जैसे कि अनिल जी बता रहे हैं एक सिमिलर रेंज निकल कर आ रही है जो कि फ्राइडे का सेटअप था। देखते हैं कि आज किस रेंज में ट्रेड होता है। जिनकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं सर तेजी और मंदी की, वो कैसे आज पैन आउट हो सकती हैं? जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए स्टॉप लॉस क्लियर कट है 9,175, ये मैंने थोड़ा रिवाइज करके ऊपर लिया, 9,100 से रिवाइज करके 9,175 किया है, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। और बैंक निफ्टी पर 18,950 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आज तेजी की पोजीशन पर। जिन लोगों की डीप शॉर्ट पोजीशन है उन्हें 9,400 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर 9,400 के पार दिन के दौरान निकले या क्लोज होता हुआ दिखे तो अपनी शॉर्ट्स काट लें। 19,750 बैंक निफ्टी पर आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस होगा, ये आप दोनों लेवल्स ध्यान में रख सकते हैं। बिल्कुल, तो 9,400 और 19,750 एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स के लिए आपको लेवल्स रखने हैं। वहीं अगर नई पोजीशंस आज बनानी हो तो फिर क्या अप्रोच होनी चाहिए सर?
निफ्टी खरीदे आप 9175 के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर 9300 375 दो टारगेट है, 9375 के आसपास ही शायद खुलते हुए दिखेंगे, और 9400 9450 मैक्सिमम 9500 तक आप जा सकते हैं। ये आपके लिए लेवल होनी चाहिए निफ्टी पर, अगर आप खरीदारी करते हैं तो 9500 तक की अपसाइड आपकी बन सकती है, ठीक है। और बैंक जो शॉर्ट करना चाहते हैं 9375 से सोच सकते हैं, लेकिन बेसिकली शॉर्ट करने के लिए ज्यादा अच्छी जगह, और चूंकि आप 9375 पे खुल रहे हैं, 9500 के जितना नजदीक बेचेंगे उतना बढ़िया। 9450 9500 की रेंज में बेचिए। 9550 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। 9300 9275 और 9250 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। ओके, अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पर यहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए 18,950 के स्टॉप लॉस के साथ। 19,500 19,650 19,850 और 19,950 ये 4 टारगेट है बैंक निफ्टी पे खरीदारी करने के लिहाज से। बेसिकली 20,000 के आसपास जाकर बैंक निफ्टी 19,000 के आसपास मजबूत सपोर्ट है, 20,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आती है। जो बेचना चाहते हैं वो 19,850 से 20,000 की रेंज में चांस ले सकते हैं। ज्यादा बढ़िया 20,000 से 20,250 होती है, बट आई डाउट कि हम वहां तक पहुंचेंगे। तो फिर हम 19,850 20,000 अच्छी रेंज है। 20,300 आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है। 19,750 19,650 और 19,500 तीन टारगेट के लिए आपको यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। ओके, तो बेसिकली पॉइंट अनिल जी यही बोल रहे हैं कि 20,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाते हैं तो एक डिसाइसिव मूव आपको दिखेगी, और वहीं अगर आप निफ्टी पे बात करें तो 9,500 के ऊपर आपको एक डिसाइसिव मूव देख सकती है अगर ऊपर जा रहे हैं बाजार तो। सर, पीसीआर अभी भी 1.32 के आसपास ही है और विक्स लगातार कूल ऑफ हो रहा है। हमने देखा कि फ्राइडे को भी 4% गिरा है विक्स। थोड़ा सा नीचे आ रहा है विक्स, और वो अच्छा है बाजार की सेहत के लिए। और आपको याद होगा दीप कि शुक्रवार को भी मैंने कहा था कि पुट कॉल रेशियो अलार्मिंग लेवल पर, ऊपर खतरे के लेवल पर, तो ऊपरी स्तरों पर आपको खरीदारी नहीं करनी है। और आपने देखा ऊपरी स्तरों से बाजार अच्छा करेक्ट होकर भी बंद हुए नीचे के 9,200 9,380 लगाकर। तो पुट कॉल रेशियो उस वजह से आप नीचे आता हुआ दिखाए 1.32 अब कंफर्टेबल रेंज में है, और विक्स भी कंफर्टेबल है, जो आपको अच्छे संकेत दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो पीसीआर विक्स दोनों ही थोड़े कंफर्टेबल रेंज में है, पर ऊपरी स्तरों पर फिर से आपको दबाव दिख सकते हैं। देखते हैं कैसा ट्रेड होता है। सर, अब थोड़ा अगर डेटा की बात करें तो एफआईआईज आपके नेगेटिव से न्यूट्रल हो गए हैं, डीआईज अभी भी नेगेटिव है। मेरे ख्याल से देखिए दो चीज है दीप इसमें। पॉइंट नंबर 1 की एफआईआईज की जो डेटा है उसमें कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा आया है, लेकिन सामने वायदा कारोबार में आंकड़ा उतना अच्छा नहीं। 1725 करोड़ का उन्होंने कैश में खरीदा, तो ऐसे देख के आपको लगेगा कि डेटा अच्छा है, लेकिन सामने देखिए 1530 करोड़ के उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बेच डाले, राइट। तो बचा कितना, मुश्किल से 200 करोड़ का नेट खरीदारी है। उसके सामने 328 करोड़ थोड़ा सा उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है। तो आंकड़ा बहुत छोटा है, एक ही दिन का है। तो मैं थोड़ा देखना चाहता हूं कि एक दिन की कैश मार्केट की खरीदारी से बहुत उत्साहित नहीं हूं। 1500 करोड़ के सामने घरेलू फंड्स ने बिकवाली किया, तो इनका आंकड़ा खराब है। तो सिंपल चीज है, एफआईआईज का आंकड़ा ऑन द फेस ऑफ इट आपको बुरा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि मई के महीने में लगातार बेच रहे थे कैश में, कम से कम शुक्रवार के सेशन में खरीदारी तो की है, लेकिन वो खरीदारी करने के साथ साथ अगर आप फ्यूचर्स में स्टॉक बेच रहे हो तो बात तो एक ही होगी ना, कैश में खरीद के फ्यूचर में बेच रहे हो। तो 200 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े को मैं पॉजिटिव कैसे मानूं, और इंडेक्स भी आपने कौन सा ज्यादा खरीदा है, सिर्फ 300 करोड़ का। तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है यहाँ पर। ओके, तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रहेगी। वायदा कारोबार सर न्यूट्रल है, क्या लेवल्स फिर निकल के रहते हैं वायदा कारोबार के संकेतों से? वायदा कारोबार के आंकड़ों में देखिए 9,000 आपके लिए मजबूत सपोर्ट है डेटा के लिहाज से। 9,500 ऊपर में रुकावट का लेवल है। इस बीच में 9,300 छोटी सी लेवल है, जहां 11-11 लाख शेयर पुट और कॉल दोनों में बराबरी की है। तो कोई ऐसा खास डेटा है नहीं सीरीज के पहले दिन, हफ्ते की पहले सीरीज के दिन, हफ्ते वाली सीरीज के पहले दिन। पॉइंट नंबर 1। दूसरा दीप जो है वो ये कि बैंक निफ्टी में डेटा कोई खास यहां पर भी बड़ा नहीं है। 19,000 सपोर्ट है, 20,000 रुकावट का लेवल है। तो वायदा कारोबार के डेटा एकदम मिक्स हैं, लेकिन हाँ आपके लिए 9,000 9,500 ये डेटा के लिहाज से रेंज है। ओके, 9,000 9,500। और बैंक निफ्टी के लिए सर? बैंक निफ्टी के लिए 19,000 20,000 डेटा के लिहाज से, और बीच में 19,500 मिड पॉइंट है, जो 150 पॉइंट यहाँ आ सकते हैं, बस सिंपल।
ठीक है सर। तो नज़र रखते हैं वही जो अनिल जी बता रहे थे कि 9,500 और फिर 19,500 के आसपास आप अहम लेवल्स देख सकते हैं दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। सर सैटरडे को आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए। हालांकि ज़्यादातर नंबर्स नतीजों के मुकाबले में थे, पर एक दो कंसर्न्स भी आ रहे हैं। इन नतीजों को कैसे देखेंगे आप आईसीआईसीआई बैंक के? मतलब नतीजे कुछ ऐसे ग्रेट नहीं है दीप, और आप ये देखेंगे कमोबेश जो दिक्कत आरबीएल बैंक को दिख रही थी वो इनको भी आ रही है। 30% बुक आपकी मॉनिटोरियम में है, बड़ी चिंता है। और जिस तरह के कमेंट्री है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस है मैनेजमेंट का, बहुत ज्यादा मतलब आपको कंफर्ट नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा सा स्टॉक ऊपर से नीचे आया, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग हुई है, शॉर्ट्स बनी है, तो हो सकता है आपको ऊपर जाए। बट मेरे हिसाब से इन नंबर्स के दम पर आईसीआईसीआई बैंक बढ़ सकता है, मुझे डाउट है। पॉइंट सिंपल है, अगर मजबूत होकर ऊपर आता है तो 355 365 की जो रेंज है वो परफेक्ट सेल जोन है, वहां पर शॉर्ट करना चाहिए। तेजी की पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 322 से 328 की रेंज फ्यूचर्स की जो है वो यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। तो अगर पहले नीचे आता है, बाजार का मूड अगर थोड़ा भी ठीक होता, थोड़ा भी खराब होता और सिचुएशन अलग होती, तो शायद ये आराम से 322 328 की रेंज में आ जाता। तो नंबर्स के दम पर खरीदारी करना मुश्किल है, लेकिन बात वही है कि नंबर्स अपनी जगह है, मार्केट का मूड अपनी जगह है। तो मेरा ये पॉइंट है कि अगर अब देखते हैं कैसा खुलता है, किस तरफ पहले बढ़ता है। अगर पहले मजबूती के साथ ऊपर बढ़े तो वहां बिकवाली करनी चाहिए, और पहले नीचे की तरफ आए तो वहां आप शॉर्ट काट कर हल्की फुल्की फ्रेश तेजी की पोजीशन भी बना सकते हैं, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि आरबीएल बैंक के नतीजों के बाद जो देखा कि किस तरह से रिएक्शन आया, शुरुआती घंटे में बेहद मजबूत और बाद में जाते जाते 10% नीचे, तो रिस्की ट्रेड हो सकते हैं, थोड़ा सावधानी रखिएगा। बिल्कुल रिस्की ट्रेड हो सकता है, दोनों तरफ आपको शार्प मूव दिख सकते हैं। 9-8 को जब अनिल जी के साथ बाजार के लेवल्स बात करेंगे ओपनिंग के लिए, तो एक बार आईसीआईसीआई बैंक का भी रिव्यू कर लेंगे। पर चलिए अब जानते हैं कि कौन से स्टॉक्स खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स किधर हैं? वीकेंड था, काफी सारी खबरें आई। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, एक चीज और कहना चाहता हूँ दीप, इससे पहले कि हम हमारी पूरी टीम को जोड़ें, और चाहे तो जोड़ भी लें, और ये टीम का जुड़ना अपने आप में एक बड़ी चीज दिखाता है। सारे लोग अगर विंडो में होंगे तो और अच्छा लगेगा। और वो ये कि देखिए, आज हम सारे लोग जितने इस वक्त आपको जो चेहरे आपको टीवी पर दिख रहे हैं, हम सबके सब लोग घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। मुझे नहीं लगता कि आज से 3 महीने 6 महीने पहले हमने कभी ये सोचा भी होगा कि हम सब लोग घर से काम करके भी चैनल चला सकते हैं। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारे कुछ बहुत मजबूत टीम मेंबर्स ऑफिस से काम कर रहे हैं। वो कोरोना के इस तरह के खराब माहौल में भी पीसीआर में बैठे हैं, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो जान जोखिम में डालकर वो जा रहे हैं, क्योंकि सारे लोग घर से नहीं कर सकते। कुछ टेक्निकल स्टाफ की जरूरत ऑफिस में होती है, लेकिन उसके बावजूद 95% लोग अगर घर से काम कर रहे हैं, तो इसकी एक क्रेडिट सबसे ज्यादा किसी को जाती है तो वो जाती है टेक्नोलॉजी को। और मैं आज इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे है। तो टेक्नोलॉजी ने आज हमें इस चीज पर ये सिखाया है कि किस तरह से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से करके इस तरह के मुश्किल माहौल में भी कनेक्टेड रह सकते हैं। फर्ज करें कि आप टेक्नोलॉजी ना हो और कोरोना हो, तो फिर क्या करेंगे? सोचिए, न कोई कहीं कोई टेलीविजन, न कोई सोशल मीडिया, न कोई कम्युनिकेशन के संकेत, तब कोरोना कितना भारी पड़ेगा सोचिए। तो वही वाली बात है कि टेक्नोलॉजी का बड़ा फायदा है, और आज टेक्नोलॉजी डे है। तो जिन जिन लोगों ने दुनिया भर में टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का काम किया है, और जिन जिन लोगों ने वक्त के साथ अपने आप को बदलकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, उन सबको बहुत बहुत बधाई इस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे की। और उम्मीद करते हैं कि इंसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करें, अच्छी चीज़ों के लिए करें। क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ी चर्चाएं चल रही कि क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बायोकेमिकल ये वायरस या इस तरह के वेपन्स बनाए जा रहे हैं, क्या हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये ना हो और ये गलत हो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिंदगी को आसान करने के लिए हो, जिंदगी को बचाने के लिए हो, न कि जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। यही हम लोगों से वो विशेष कर सकते हैं। तो दीप, आज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे की आपको भी बधाई।
बिल्कुल अनिल जी, और आपको भी बताइए और हमारी टीम को भी बताइए, जो सब ऑफिस में काम कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी को हमारी लाइफ आसान करने के लिए भी धन्यवाद। चलिए सर, बात कर लेते हैं किन स्टॉक्स पर आज फिर फोकस करना चाहिए। पूजा, देवांशी, कुशल और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार है। पूजा, आपके साथ शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के ट्रिगर्स और कुछ अर्निंग्स रिएक्शंस कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत ट्रिगर से करें तो आज डीसीसी यानी कि डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की बैठक होने की संभावना है, जिसमें कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी रोल आउट के नए टाइमिंग पर चर्चा संभव हो सकती है, और कोरोना का टेलीकॉम पर कितना असर पड़ सकता है आने वाले समय में, इस पर भी चर्चा संभव है। तो आज यहाँ पर नजर रहेगी। इसके अलावा नतीजों में गोदरेज प्रॉपर्टीज और पिरामिड एंटरप्राइजेस के नतीजे रहेंगे वायदा बाजार से, और कैश से सोनाटा सॉफ्टवेयर, एडीएफ फूड्स, गोदरेज एग्रोवेट, मोतीलाल ओसवाल, वॉकहार्ट और सेंट गोबेन जैसी कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं, तो यहां पर भी नजर रखिए। ओवर द वीकेंड जिन कंपनियों के नतीजे आए हैं उसमें श्री सीमेंट के नंबर्स अगर देखेंगे तो वो अनुमान से बेहतर आए हैं। बिक्री 2% गिरी जरूर है, लेकिन कामकाजी मुनाफा अगर देखेंगे तो वहां पर 27% की बढ़त हुई है, और मुनाफा भी कंपनी का 65% से बढ़ा है। तो ये है श्री सीमेंट के नतीजे। इसके अलावा एचडीएफसी, एएमसी के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स कमजोर है। आय घटी है 2% से, और मुनाफे में भी 10% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की है। अदानी ट्रांसमिशन, यहां पर भी कंसोल लेवल्स पर नंबर्स वीक ही है। रेवेन्यू 8% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 35% घटा है, जो मार्जिन हैं वो 26.6% से घटकर इस बार 15.8% आए हैं, और मुनाफे में भी 60% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की है। महिंद्रा हॉलीडेज नंबर्स यहां पर भी कमजोरी है, आय 3% घटी है, और इस बार भी कंपनी ने घाटा ही दर्ज किया है। करीब 52 करोड़ से बढ़कर घाटा जो इस बार आया है वो 161 करोड़ का आया है। और आखिर में बात करते हैं उत्तम गालवा की, यहाँ पर भी नंबर्स कमजोर हैं। आय घटी है कंपनी की 227 करोड़ से घटकर 118 करोड़ की आय के फिगर्स आए हैं, और इस बार भी कंपनी ने घाटा ही दर्ज किया है। 656 करोड़ से घाटा घटा है हालांकि, लेकिन 536 करोड़ का घाटा कंपनी ने इस बार दर्ज किया है। ओके, तो श्री सीमेंट को छोड़ के बाकी कोई भी नतीजे ऐसे नहीं हैं जिनको बाजार से सहारा मिले। चलिए देवांशी से भी बात करते हैं, उनके पास भी कुछ नतीजे और खबरों वाले स्टॉक्स हैं। बताएं देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए जो एडीएजी ग्रुप में से रिलायंस कैपिटल और रिलायंस पावर के नतीजे आते हुए दिखे, वो भी थोड़े से कमजोर हैं। रिलायंस कैपिटल इस बार जो आय है करीब 31% तक घटते हुए दिखी, और जो घटा है वो 240 करोड़ से घटकर अब आप देखिए करीब 2500 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो कुल मिला के इनका जो घाटा है वो बढ़ता हुआ दिखा है। साथ ही रिलायंस पावर जो आय है वो 13% तक बढ़ती हुई दिखी इस तिमाही में, लेकिन जो घाटा है वो बड़ा है। 3700 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया था पिछले साल, इस बार 4435 करोड़ पे घाटा आता हुआ दिखा है, तो लॉस इनका भी बड़ा है। सीक्वेंस साइंटिफिक पर नजर रखें, जहां पे कार्यालय ग्रुप ने कंपनी में 74% हिस्सेदारी खरीदने की योजना की है, और 1500 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदेंगे। प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, और मैं आपको बता दूं कि इस के लिए कार्यालय ग्रुप को 26% का ओपन ऑफर भी लाना होगा। ओपन ऑफर की जो कीमत है वो प्रति शेयर 86 रुपीज पर तय की गई है, जो कि मौजूदा भाव से करीब 6 रुपए ऊपर है। सिप्ला के लिए अच्छी खबर, इनके जो बेंगलुरु का एपीआई यूनिट है इनको यूएस एफडीए से ईआईआर मिल चुका है, ये पॉजिटिव खबर है। और लुपिन के लिए भी पॉजिटिव है, जहां पे पीतमपुर फैसिलिटी के जो तीनों यूनिट्स हैं इनको यूके रेगुलेटर से क्लीन चिट मिल चुकी है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पर आज एक्शन बनता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, तो काफी सारे फार्मा स्टॉक्स हम देख रहे हैं वापस खबरों के दम पर रिएक्ट करेंगे। कुशल के पास भी कुछ फार्मा स्टॉक्स हैं, कुछ और स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के दम पर एक्शन में है। बताएं कुशल। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। तो सिप्ला और लुपिन के साथ साथ कैडिला हेल्थ केयर जो है वो भी आज फोकस में रहेगा, और यहाँ पर इनके लिए काफी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। कोरोना वायरस टेस्ट की जो है वो कंपनी बनाएगी। इनफैक्ट आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने जो एलिसा नामक एक टेस्ट किट तैयार किया था, वो अब टेक्नोलॉजी जैसी ट्रांसफर होगी तो बड़े पैमाने पर कैडिला हेल्थ केयर इसको मैन्युफैक्चर करेगा। और इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि 90 सैंपल्स 2.5 घंटे में एक साथ टेस्ट किए जा सकते हैं। साथ ही आईआरसीटीसी ये कंपनी जो है फोकस में आज रहेगी, क्योंकि इंडियन रेलवे जो है वो कल से काफी सारी ट्रेनें शुरू कर रहे हैं। पहले चरण में 15 ट्रेनें शुरू की जाएंगी, और आज शाम 4 बजे से आप आईआरसीटीसी के जो वेब पोर्टल है उस पर बुकिंग शुरू हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को देखें तो यहाँ पर फोकस रहेगा। रेटिंग जो है वो बरकरार रखी है। केयर ने लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है AA पर बरकरार रखी है, और शॉर्ट टर्म रेटिंग A1+ रखी है। पर उन्होंने जो आउटलुक है
वो नेगेटिव कर दिया है। तो इनके लिए ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने अब तक 1500 रिटेल आउटलेट्स ओपन कर दिए हैं और पिछले कुछ दिनों में जो सेल्स हुई है वो फिगर अगर मैं आपको बताऊं तो 10,000 यूनिट्स का है। ये काफी पॉजिटिव इनके लिए साबित हो सकता है। और अंत में NMDC, यहाँ पर कोजेंसिस के हवाले से खबर है कि लंप और फाइन्स की जो कीमतें हैं उन्होंने 400 रुपए प्रति टन की कटौती कर दी है और मार्च के बाद कीमतों में 30% की कटौती की गई है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स हैं, कुछ ओपनिंग अप को लेकर भी स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रोकरेज एक्शन किधर आ रहा है FIR में। फॉरेन ब्रोकरेज एक्शन के लिए आशीष हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले तो बताइए कि GDP पर लेकर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और साथ ही कुछ सेक्टर रिपोर्ट्स भी हैं आपके पास। गुड मॉर्निंग दीपांशु। जीडीपी ग्रोथ पर नोमिरा की रिपोर्ट आई है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि FY21 के लिए उन्होंने जो जीडीपी का अनुमान लगाया था -0.4%, अब इसे घटाकर -5.2% कर दिया है। ये कह रहे कि खर्चों में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते जो फिस्कल डेफिसिट है वो 7% रहेगा। सरकार ने करीब 3.5% का लक्ष्य रखा था इस साल के लिए। साथ ही अगर आप देखें तो दो और खास बात इन्होंने हाईलाइट की नोमिरा की रिपोर्ट में कि एक तो मूडीज जो है भारत की रेटिंग घटा सकता है, वो रेटिंग Baa2 से घटाकर Baa3 कर सकता है, और फिच भी जो रेटिंग का आउटलुक है अब उसे बदलकर नेगेटिव कर सकता है। यानी जो जीडीपी ग्रोथ को लेकर फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो कोई कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके साथ एक सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट भी आई है मेरे पास, रियल एस्टेट सेक्टर पर है, CLSC की रिपोर्ट है, जहां पर एक आ जा रहा है कि मुंबई की जो लग्जरी अपार्टमेंट मार्केट है यहाँ पर खास दबाव देखने को मिल रहा है, जहां पर वायरस के चलते जो कीमतें हैं वो 10 से 15% गिर गई हैं। साथ ही जो मेजॉरिटी कंपनीज हैं इनके पास जो अनसोल्ड इन्वेंट्री की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते ओवरऑल रियलिटी पर इन्होंने खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है 403 से घटाकर 395 कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि कंपनी के पास 7,300 करोड़ की अनसोल्ड इन्वेंट्री है। यानी कि जो लग्जरी मार्केट है अपार्टमेंट्स का, वहां पर मुंबई में थोड़ा दबाव देखा जा रहा है। ओके, तो ये तो है कुछ सेक्टर स्पेसिफिक और जीडीपी पर कुछ कंसर्न्स वाली रिपोर्ट। बाकी रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं आशीष? कुछ नतीजों पर भी रिपोर्ट्स हैं। बिल्कुल दीपांशु, ICICI बैंक के नतीजे आए थे, CLSC की रिपोर्ट है, खरीदारी के राय को तो बरकरार रखा है, 460 रुपए पर भी लक्ष्य को बरकरार रखा है। ये कह रहे कि नतीजे मिले जुले देखने को मिले। हालांकि 2 पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किए हैं, तो कि अप्रैल के अंत तक अगर देखें तो 30% जो लोन बुक का हिस्सा है वो मोरेटोरियम के अंतर्गत आता है। साथ ही FY22 के बाद से इनका क्रेडिट कॉस्ट जो अभी फिलहाल जो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा हुआ है, FY22 के बाद से हो सकता है कि यहाँ पर स्थिरता लौटती हुई नजर आए। क्रेडिट स्विस आउटपरफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 450 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने भी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य में 10 रुपए की बढ़ोतरी की है, 440 से लक्ष्य को बढ़ाकर अब 450 कर दिया है। श्री सीमेंट के नतीजे आए थे, नतीजे काफी दमदार देखने को मिले थे। मॉर्गन स्टैनली ने हाईलाइट किया कि सभी पैरामीटर पर अगर आप देखें तो नतीजे इतने चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा और लक्ष्य जो है 18,000 से बढ़ाकर 20,100 कर दिया है। CLSC को भी नतीजे पसंद आए, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 18,600 से बढ़ाकर 19,000 कर दिया है। इसके अलावा आज टाटा मोटर पर भी नजर रखिएगा, CLSC की रिपोर्ट है जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, खरीदारी की राय को बदलकर अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी जा रही है और लक्ष्य 190 से घटाकर 85 कर दिया है। ये कह रहे कि ग्लोबली जो महामारी का असर देखने को मिला है, इसके चलते जो डिमांड आउटलुक है वो बढ़िया नजर नहीं आ रहा। HSBC ने SBI कार्ड्स पर रेटिंग की शुरुआत की, यानी कवरेज की शुरुआत की खरीदारी की राय के साथ 720 रुपए का लक्ष्य दिया है। ये कह रहे हैं कि फिलहाल तो कंपनियों के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो क्रेडिट कार्ड मार्केट है उसमें ग्रोथ काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, इसको लेकर ये स्टॉक पर पॉजिटिव है। और आखिरी रिपोर्ट है हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज पर, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट है, डाउनग्रेड कर दिया गया है, न्यूट्रल से अब रेटिंग घटाकर बिकवाली की राय दी गई है और लक्ष्य 231 से घटाकर 214 कर दिया है। ये कह रही कि जो मांग और प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव है ये फिलहाल के वैल्यूएशन में फैक्टर्ड इन नहीं है, जिसके चलते इन्होंने रेटिंग भी घटाई और टारगेट प्राइस भी रिड्यूस किया है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जहां पर आज एक्शन रहने वाला है। करते हैं शुरुआत एक्शन की पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। एक्सपर्ट्स की पूरी टीम है हमारे साथ तैयार आज सोमवार की सुबह।
गुड मॉर्निंग वागले साहब, बाय सेल नोटा बताइए क्या करेंगे आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मैं बाय करूंगा। इनफैक्ट स्टॉक वही है जो हमने शुक्रवार को बात किया था, HDFC लाइफ। मैंने जाते जाते ये कहा था कि मुझे 500, इनफैक्ट शुक्रवार को हमने 505 में रिकमेंड किया था, 520 का पहला टारगेट आ गया। अभी मुझे 540 तक की मुंह दिख रही है, 520 का बंद है। मैं 513 के स्टॉप लॉस से बाय करूंगा। फ्रेश बाय करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा आज का या मे भी आज और कल का टारगेट 543 होगा। ओके, 520 पर खरीदिए, 543 का टारगेट, 513 का स्टॉप लॉस, 513 स्टॉप लॉस, 543 टारगेट। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, अभी अभी आपने बताया कि आज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे है, तो मेरे मन में ख्याल आया कि अनिल जी देखिए, एनालिसिस में टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी प्रगति की है। मुझे याद है कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था उस समय चार्ट्स भी बड़ी मुश्किलों से मिलते थे, बहुत महंगे चार्टिंग सॉफ्टवेयर आते थे और आम ट्रेडर के लिए तो बहुत ही मुश्किल काम था चार्ट्स को एक्सेस करना। और आज आप देख रहे हैं अनिल जी कि मोबाइल ऐप्स पर भी आप बड़ी आसानी से चार्ट्स देख पा रहे हैं। तो अनिल जी, प्रणि, आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही कि टेक्नोलॉजी के साथ रहना चाहिए, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी से भी आगे चलना चाहिए। और इसी सिलसिले में अनिल जी, हम लोग ये जो एल्गो प्रोग्रामिंग है इसका बड़े पैमाने पर अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो एक बहुत बड़ा चेंज टेक्नोलॉजी में आते हुए देखा है हमने एनालिसिस में, और उसका फ़ायदा जो है वो ट्रेडर्स को बिल्कुल उठाना चाहिए और हमारी कोशिश रहेगी कि वो फ़ायदा सब तक पहुंचाएं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और वाकई में आपके एल्गो ट्रेड और सुमित जी के सैटेलाइट कैश मार्केट के स्टॉक्स की जो एपेटाइट है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें आपके यहाँ एफएनओ के ट्रेड्स ज़्यादा मिलते हैं, कैश के कम मिलते हैं, तो सुमित जी तो सैटेलाइट्स देते ही हैं और जमकर आप कुणाल जी, राकेश जी को भी। और सबसे बढ़िया बात है कि ये मार्केट आवर्स के दौरान में दिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि स्टॉक गैप से ऊपर खुल रहे हैं या गैप से नीचे खुल रहे हैं जिसमें आप ट्रेड न कर पाएं। रियल टाइम कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं जो ट्रेड कर पा रहे हैं। इसके अलावा हमेशा लंबी लिस्ट होती है कैश मार्केट के बेहतरीन स्टॉक्स की, जैन साहब के पास भी, जो आपको मिलती है। कुणाल जी बताइए आज का स्टॉक कौन सा है आपका? अरे जी, कैश मार्केट का ही शेयर है और स्टॉक का नाम है क्रिसिल। क्रिसिल पर मेरी खरीदारी की राय है और उसकी वजह यह है कि कई दिनों का कंसोलिडेशन कल के ट्रेड में शुक्रवार को पूरा होता हुआ नजर आया। 1450 1450 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि 1600 तक का एक मूव आपको क्रिसिल में देखने को मिलेगा। तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से बाय करें और अगर आप इसमें एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो भी स्टॉक को खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें 1800-1900 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म टारगेट 1600 का होगा। 1450 के स्टॉप लॉस से क्रिसिल में खरीदारी की राय है। ओके, सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का पिक मेरे को ऐसा लगता है कि एफएमसीजी स्टॉक में ब्रिटानिया में एक अच्छा अपमूव देखने को मिलना चाहिए। कल का क्लोजिंग ब्रिटानिया में हायर लेवल्स की तरफ देखने को मिला था और ब्रिटानिया का चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा ही दिख रहा है। ब्रिटानिया के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और ये पोल और फ्लैग फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है जिसका इमीडिएट ऊपर में टारगेट बनेगा 3200 से 3250 के आसपास। तो ब्रिटानिया में यहाँ से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। मार्केट खुलने के साथ खरीदारी करें। कोई भी डिप अगर देखने को मिलता है 2950 तक तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट और स्टॉप लॉस है वो 2870 या 2900 के आसपास, तो ये स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से ये बाउंस में ऊपर में स्टॉक 3200 से 3250 तक का इमीडिएट टारगेट दिखाएगा और 3250 का लेवल तोड़ने के बाद ब्रिटानिया में और भी ऊपर के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिलेंगे। फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से 3200 के टारगेट्स के लिए ब्रिटानिया में लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। गुड मॉर्निंग राकेश जी, बताइए सर आप क्या खरीदेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरी खरीदारी की राय है बायोकॉन को खरीदने की राय है। 348 348 का स्टॉप लॉस है। 375 375 के टारगेट के लिए बायोकॉन को खरीदने की राय है। ओके, बायोकॉन में करें खरीदारी। 348 348 का स्टॉप लॉस, 375 375 का टारगेट। फार्मा स्टॉक्स में अभी भी तेजी बाकी है, ऐसा मानना है राकेश जी का। आइए जैन साहब जयपुर वाले हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपकी लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स हैं आज? बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो मैं ये कहूँगा कि ये वीकेंड एक्चुअली में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और काफी सेंटिमेंटल भी आप हुए होंगे क्योंकि सबसे पहले तो राणा प्रताप जयंती थी। मेवाड़ से आप हैं और वहाँ के मुझे तो लगता है कि बिल्कुल, और राजस्थान और पूरा आपके लिए बहुत प्राउड करता है और मेवाड़ तो सर्टेनली कर ही रहा होगा। और तो मैं तो यही कहूंगा कि मैंने इनफैक्ट इसी चीज को लेकर ट्वीट किया था। एंड फिर मदर्स डे
और आपकी बेहतरीन पिक्चर थी, और तीसरा आज आपने टेक्नोलॉजी डे की बात कही, और टेक्नोलॉजी तो देखिए हम इसकी वजह से आज लोग सब हैं, एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, टेक्नो फंडामेंटल्स कर रहे हैं। फंडामेंटल पिक्स भी पहले इतनी इजीली नहीं निकलती थी, जैसे कुणाल जी ने कहा, मुझे याद है जब मैंने इक्विटीज के ऊपर 2004-05 से शायद कमोडिटीज पे स्टार्ट किया था शोज करना, बट इक्विटीज पे जब शुरू किया था तो पहले रिसर्च करना बहुत डिफिकल्ट होता था, और अब बहुत चीजें इजीली होने लग गई है। सो थैंक यू फॉर दिस थिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो पिक्स की बात कर रहे हैं, मैंने वीकेंड पे जो स्पेशल शो होता है बाजार अगले हफ्ते, उसमें क्रिसिल पोजिशनल पिक पे दिया था, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंट्राडे पिक पे दिया था, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हमने वो दिया था। तो सारी चीजें इनफैक्ट कुणाल जी और राकेश जी से मिल रही है, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया था। बट अभी मैं जो तीसरी चौथी पिक जो लेके आ रहा हूँ वो है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। मुझे लगता है कि अब इकोनॉमी रीओपनिंग होगी तो सर्टेनली लॉजिस्टिक्स की कंपनियां ठीक करेगी, और ऑलरेडी काफी पीटीवी है, सारी कंपनियां हैं, और महिंद्रा ग्रुप की कंपनी और लॉजिस्टिक्स की लार्जेस्ट कंपनियों में से है कई सेगमेंट्स में, और सेकंड लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी है इस स्पेस में आफ्टर कॉनकोर। तो मुझे लगता है कि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पे ध्यान दे। और दूसरी पिक है जेके पेपर। मुझे ये स्टॉक फंडामेंटली भी अच्छा लगता है, इन लेवल्स पे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और अच्छी खासी ग्रोथ पास्ट में भी दिखाई और आगे भी आने वाले दिनों में दिखाएगा। सो ये सारे स्टॉक्स हैं मेरी तरफ से। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, जेके पेपर, ये दो स्टॉक और आज जैन साहब ने चूज किए हैं, और शुक्रवार को देर शाम मैं भी देख रहा था जैन साहब घर पे बैठकर वो आपका शो बाजार आज और कल। क्रिसिल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये तीन बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो आपके लिए खरीदारी करने के लिए से। आइए अब कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर रहने वाला है। पहले राय लूं मैं आपसे श्री सीमेंट पर, और जैन साहब श्री सीमेंट पर राय देने की सबसे ज्यादा अथॉरिटी आप रखते हैं। राजस्थान की आपके पड़ोस की ब्यावर की कंपनी है, और जबरदस्त परफॉर्मेंस आई है, मतलब शानदार परफॉर्मेंस। हाँ, अब ये जरूर है कि अगले क्वार्टर में ये परफॉर्मेंस बरकरार रह पाएगी नहीं रह पाएगी, वो एक क्वेश्चन मार्क जरूर, लेकिन इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस भी बढ़िया आई है। और दूसरा ये कि रिपोर्ट्स में भी अपग्रेड्स आए, लेकिन साथ ही ये भी है कि थोड़ा अंदाजा भी बाजार को था कि रिजल्ट मजबूत आएगा। स्टॉक का 300 रुपए ऊपर बंद हुआ था। अब आज क्या होगा, क्या करना चाहिए, ये बताइए श्री सीमेंट पर जैन साहब। बिल्कुल सही आपने बोला अनिल जी कि बाजार को अंदाजा था अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और ऑलरेडी करेक्टेड स्टॉक था 15,500 16,000 के लेवल से, जो अच्छा सपोर्ट की तरह काम करता है, और इन लेवल्स पे इनफैक्ट मुझे लगता है कि काफी हद तक अच्छे रिजल्ट्स डिस्काउंटेड है। तो मेरी राय यही है कि जिन्होंने ले रखा है वो बिल्कुल होल्ड करके रखे। बेहतरीन अग्रणी कंपनी है सीमेंट सेक्टर की, और सबसे बढ़िया बात है मैनेजमेंट की क्वालिटी, कॉस्ट के ऊपर जो कंट्रोल है, उनका जो ग्रिप है, और जिस तरीके से इन्होंने पास्ट में ग्रोथ दिया है। तो अनिल जी शायद ब्यावर एग्जैक्टली आपके और मेरे बीच का एक शहर है, जो कि जितनी दूर आपके यहाँ से शायद थोड़ी सी दूर मेरे यहाँ से, तो जयपुर से अगर मुझे चित्तौड़ उदयपुर जाना हो तो ब्यावर होके जाना पड़ता है। तो सर्टेनली काफी बार देखते हैं, तो बहुत क्लोजली इस कंपनी को सालों से ट्रैक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सर्टेनली देखिए श्री सीमेंट्स में जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखे, क्योंकि सरकार का कोई भी स्टिमुलस पैकेज आएगा, इंफ्रा पैकेज आएगा, तो सबसे बड़ा सेक्टर वैसे देखिए मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर होगा, और सीमेंट सेक्टर अच्छा सेक्टर है, अनलाइक द इंफ्रा कंपनीज जहां पे बैलेंस शीट्स अच्छी नहीं मिलती है। तो ये मैंने फ्राइडे के आफ्टरनून शो में भी ये बात बोली थी, और मुझे ये लगता है कि श्री सीमेंट में बिल्कुल होल्ड करके